अगर एक महीना भी विद्यार्थियों ने सोच करके मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पर वो पास होना तो बहुत आसान है। इसके लिए कुछ टिप्स भी हैं, वो मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आज उनका कुछ पोर्शन डिलीट कर देने के कारण से इतने आसान हो गए हैं कि आपको सिर्फ अपने अंदर यह विश्वास जगाना है कि आई विल डू इट, मैं कर लूंगा। और हमारे शिक्षक भाई बहनों को भी यह विश्वास अपने अंदर लाना है, हां मेरे ये विद्यार्थी जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वे भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं सीधा सीधा आता हूं कि आपको क्या करना। आपको वो चैप्टर जो बहुत आसान हैं वो सबसे पहले करने हैं और उनका अभ्यास भी बार बार करना है ना, जब तक कि आपको उन पर पूरा विश्वास नहीं हो जाए। उसके बाद आप आगे पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में दो टॉपिक ऐसे थे जो डराते थे बच्चों को। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना और दूसरा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ये दोनों ही हटा दिए। तो अब केवल एक प्रश्न बड़ा बचता है और वो है आपका जो इनवर्स निकाल करके मैट्रिक्स का और एक सिस्टम को सॉल्व करना। केवल एक प्रश्न जो 5 नंबर का है। बाकी इस पर जो छोटे छोटे एक एक नंबर दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन, चाहे वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोज से रिलेटेड हो, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो, ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं। बाकी इसमें से सब कुछ हट गया है। तो इस तरह से ये 10 नंबर का है जो आप आसानी से कर सकते हैं और करा सकते हैं। दूसरा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग का है। इसमें से भी एक कुछ बड़े प्रश्न आते थे जो अनबाउंडेड रीजन बनाते थे। अनबाउंडेड रीजन बनने के कारण से उसमें क्या था कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाता था करने के लिए और वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता था, चाहे वो फॉर्मुलेशन का हो या सॉल्यूशन का हो। तो वो हटा दिया है। अब बचा ही क्या, बहुत आसान सा बचा है। बिना यानी अनबाउंडेड को छोड़कर केवल बाउंडेड रीजन वाले सिंपल फॉर्मेशन, सिंपल और उसका सिंपल सॉल्यूशन। और ये 5 नंबर का है। थोड़ी सी मेहनत के बावजूद बाद आप आराम से ये 5 नंबर ले सकते हैं। तीसरा, मैं ऑर्डर के हिसाब से बता रहा हूं, तीसरा ऑर्डर आपको लेना चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन का और इसके साथ इनवर्स ट्रिगो का। हां, आपको लगता होगा कि जी रिलेशन फंक्शन सबसे कठिन है। बिल्कुल नहीं। अब इसमें से जो कठिन वाला पोर्शन था ना, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन निकालना, सब हटा दिया। केवल एक प्रश्न बड़ा बच रहा है और वो सबसे आसान है कि रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला बड़ा क्वेश्चन केवल एक बच रहा है जो आना ही है। बाकी सब छोटे 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 क्वेश्चन है, चाहे वो फंक्शन 1 है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, कोई एग्जाम्पल हो गया, बाइजेक्टिव है क्या, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए। बाकी सब इसमें से हटा दिए हैं। और जो इनवर्स ट्रिगो है, इनवर्स ट्रिगो में भी जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे सब हटा दिए। बचा केवल छोटा सा पोर्शन और वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला, जो आपने इससे पहले 11th में पढ़ा है, अब वो थोड़ा सा 12th में भी है। शुरुआत का ग्राफ वगैरह सब खत्म करके केवल इतना सा बचा। और ये नंबर भी 8 नंबर के हैं, ये 2 चैप्टर, जिनमें से बड़ा प्रश्न केवल रिलेशन वाला रह गया, टाइप्स ऑफ रिलेशन वाला। इस तरह से थोड़ी सी मेहनत के बाद 8 नंबर ये भी हमारे पूरे मिलेंगे। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में जो कुछ प्रश्न, चाहे वो प्रोजेक्शन के हों, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट के जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, चाहे वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, या परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो,
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। ये कुछ प्रश्न बनते हैं जो 2 या 3 नंबर के हैं, वरना एक एक नंबर का यूनिट वेक्टर हो गया। इस तरह से आप बहुत आसानी से, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, हो सकता है एक आध प्रश्न दाएं बाएं भी आ जाए, वैसे तो 3D के साथ है और ये 14 नंबर का है, लेकिन अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डायरेक्शन कोसाइंस का हो गया, यूनिट वेक्टर, यानी ये छोटी छोटी चीजें पढ़ ली, तो आप 5 नंबर इसमें बहुत आसानी से, जो सैंपल पेपर में आया है सीबीएसई में, उसके हिसाब से आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है प्रोबेबिलिटी का। जी हां, प्रोबेबिलिटी में जो पीछे बड़े चैप्टर हुआ करते थे वो सब हटा दिए, जिसमें आपको मीन, वेरिएंस, जिसमें कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी होती थी, सब हटा दिए। केवल एक बड़ा प्रश्न बचा है, वो है बेस थ्योरम का। अधिकांश बच्चों को पेपर करते समय कई बार ऐसा लगता था कि जी ये बेस थ्योरम का है या किसी और का है। अब कोई डाउट ही नहीं है, बड़ा प्रश्न केवल एक होगा, वो होगा बेस थ्योरम का। बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल आनी है, क्योंकि उस पर बेस्ड अब क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। फिर चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, एक आध नंबर की, वो हो सकती है। और ये वैसे भी प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की है, जिसमें से एक बड़ा प्रश्न 4 या 5 नंबर का होना ही है, बाकी एक एक 2-2 नंबर के रहने हैं। इस तरह प्रोबेबिलिटी को भी नहीं छोड़ना। तो 10, 5, 8, 5, 8 मिलाकर के टोटल हो गया 35 नंबर का। ये वे हैं जिन चैप्टरों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और बार 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 प्रैक्टिस करनी है। जब इनकी प्रैक्टिस आप कर लें, तब एक कदम और आगे बढ़े और आप आ जाए कंटिन्यूटी पर। मैं ज्यादा नहीं कहता, पर 2 नंबर कंटिन्यूटी के पक्के हैं। एक ही तो प्रश्न बनता है, या तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ के निकालो, या शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इतना सही है, जिसे आपको आना ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हट चुकी हैं। इसलिए कंटिन्यूटी का मैं मान के चलता हूं कि 2 नंबर हम ले सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं बड़े प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में चेन रूल कैसे करना, हल्के सिंपल, ऐसे ही पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, लॉगरिथमिक वाले हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो गया। ये अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई प्रश्न आया तो आप कर लोगे, नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज जरूरी है। ऐसे इंटीग्रेशन में 7.2 जो मैन इंटीग्रेशन में मानता हूं, इसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला, चाहे वो 1/x² - a² हो या x² + a² वाले हो, या रूट वाले हो, 1/√a² + x², यानी ये जो बेसिक हैं, ऐसे ही छोटी छोटी इसमें जो आगे इंटीग्रेशन में इनिशियल स्टेज के हैं, बाई पार्ट्स हैं, छोटा सा, बड़े बाई पार्ट की बात मैं वहां भी नहीं कर रहा हूं। अगर ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज हैं, तो हो सकता है कि इसका जो प्रश्न आए आप नहीं कर पाए, वो हमारा टारगेट भी नहीं है। लेकिन इन बेसिक के कारण से आपको फायदा कहां होगा, इसके अगले चैप्टर में, और वो है एओआई। एओआई पूरा करना है, क्योंकि इसको इतना छोटा कर दिया है और 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आने वाला है, एक 4 का और एक 1 का। इतना आसान कर दिया कि उसमें से जो 2 कर्व वाले आते थे, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता था, वो सब हटा दिए। अब केवल एक कर्व वाले, केवल बाउंडेड रीजन का आपको निकालना है, जो सबसे आसान हो गया है। इसलिए एओआई, अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से कर सकते हैं। एओडी में भी टेंजेंट नॉर्मल जरूर करना, क्योंकि उसमें बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, छोटा सा डिफरेंशिएशन होता है स्लोप निकालने के लायक, बस, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। स्लोप निकालना है केवल, और स्लोप कई बार दे रखा होता है तो पॉइंट निकालना है। ऐसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसका इंटरवल निकालो। सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 करके पॉइंट निकाल करके करते हैं। इन सब के लिए डिफरेंशिएशन की बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें डिफरेंशिएशन का अगर रहा तो एओडी हम बड़े आराम से कम 5 नंबर का ये जो टेंजेंट नॉर्मल या आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रहने वाला है इसे कर सकते हैं। और उधर एओआई नहीं छोड़ना, जरूर करना, क्योंकि उसमें भी सिंपल इंटीग्रेशन है और उसमें इंटरवल पुट करना है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं मानता हूं बड़ा अगर आ गया तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि हमें सिंपल यानी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन आता है, तो आप आसानी से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लास्ट टॉपिक में मान के चलता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लास्ट में रखें। लेकिन अगर आपने इस तरह से क्रमबद्ध आगे बढ़ते हैं तो बहुत आसानी से 1 महीने के अंदर अंदर आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हां, नंबर लाना तो बहुत आसान है। और जब विश्वास आने लगे तब आप आगे बढ़े, आपको बहुत आनंद आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हर हालत में फॉलो करना है। पहला, सभी विषयों को प्रॉपर समय देते हुए, किसी को कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अवश्य कर लें, पहला टिप। दूसरा, आपको जब अगले चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हो ऐसा, तो प्रतिदिन 15 मिनट केवल इस बात के लिए रखना हर दिन कि मैंने पहले क्या पढ़ा था, उसका रिवीजन हो जाए, केवल हल्का सा रिवीजन, और ओरली हो जाए, चाहे कि मैंने ये पढ़ा था, एक बार निगाह मारते जाएंगे तब आगे पढ़ें। ऐसा 15 मिनट आप रिवीजन हर दिन करें, जिससे कि आपको लगातार वो ध्यान में रहें। इसके बाद जो मैं मान के चलता हूं कि स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट, प्री बोर्ड, या आप खुद भी कोई पेपर प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, प्रैक्टिस पेपर के लिए, इसके लिए आप ऐसे ही दें जैसे आप मेन एग्जाम दे रहे हो। इनको ये मान के नहीं दें नंबर थोड़ी जोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जितनी तैयारी है, 4 चैप्टर की तैयारी है तो उन 4 को हिसाब से दो, 5 तैयार है तो 5 के हिसाब से दो, लेकिन उनको सीरियसली देना ये आपका काम है। और पेपर देते समय किन खास बातों का ध्यान रखना, वो मैं आपको और जल्दी में बताता हूं कि हर पेपर को रीड करते समय ABCD 4 भाग में जरूर बांट लेना। ए मतलब आप बहुत अच्छी तरह कर लोगे, तो आपको आता है, पूरा आता है, जिसमें आपको विश्वास होगा हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, कर लूंगा, वो A कैटेगरी के हो गए। B कैटेगरी, हाँ ये मुझे आता तो है लेकिन पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा क्योंकि मुझे आधा तो आता है। और C, चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, कुछ लाइन तो लिख सकता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं आता, लेकिन पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत लिख सकता हूं, मुझे कुछ नहीं आता, बहुत ज्यादा नहीं आता है। और D, बिल्कुल ही नहीं आता, आता ही नहीं है, पहली बार प्रश्न पढ़ रहा हूं, यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना, वो D कैटेगरी के हो गए। इसके बाद एक और विशेष बात, इस बार 2 केस स्टडी आनी है। मेरा सुझाव तो यह है, शुरू के 15 मिनट पढ़ने में भी उस केस स्टडी में टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और केस स्टडी के दोनों क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, पढ़ना ही नहीं है। जब रीडिंग ही नहीं करनी तो मैं करूंगा भी नहीं। जब पूरा पेपर हल कर ले उसके बाद आपको केस स्टडी में जाना है, जब आप A और B वाले ग्रुप के क्वेश्चन कर चुके हो। फायदा बताता हूं, पहली बात तो इतना लंबा रहने वाला है कि आपको पढ़ने में ही सारा टाइम चला जाएगा। दूसरा, केस स्टडी बहुत आसान आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ने में समय लगेगा। आप जो भी करें उस कॉपी में कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक सबसे खूबसूरत बात क्या है, उसमें केवल आपको ABCD भी लिखाते हो तो भी नंबर मिलेंगे। कैसी भी मुश्किल आ जाए, चाहे वो D कैटेगरी के हों, क्वेश्चन नंबर डाल करके चाहे मुझे क्वेश्चन ही कॉपी करना पड़े, इसलिए एक भी प्रश्न मुझे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब जरूर से जरूर इतना तो विश्वास ला पाए होंगे कि हां, पास तो हम हो जाएंगे। एक बार अगर यह विश्वास आ गया तो निश्चित मानना फिर आप रुकोगे नहीं, फिर वो नंबर प्राप्त कर पाओगे
जो आप वास्तव में चाहते हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप और भी कुछ चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझे अवश्य सुझाव देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।